जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस इना में। मेरा नाम है अंशुमान और आज हम बात करने वाले हैं भारत के संवैधानिक विकास के भाग 4 यानी कि चौथी क्लास के बारे में। लास्ट 3 क्लास में हमने देखा कि भारत के संवैधानिक विकास के एक इतिहास समझा कि क्या वजह थी जिसकी वजह से भारत में संवैधानिक विकास के क्रम को प्रारंभ किया गया। साथ में हमने देखा कि कंपनी के अधीन जो भी अधिनियम आए हैं 1773 का अधिनियम देखा, 1784 का अधिनियम देखा और 1813 1833 के अधिनियम को देखा, समझा, उसके एक इतिहास को ब्रीफ में समझा कि उस वक्त भारत में गवर्नर कौन थे, गवर्नर जनरल कौन थे, उनकी क्या नीतियाँ थी, उन नीतियों की वजह से भारत में जो भी अधिनियम आ रहे थे उन पर क्या प्रभाव पड़ रहा था। इन सभी चीज़ों के बारे में हमने एक एक करके विस्तार से समझा। आज कंपनी के अधीन आए हुए अधिनियमों के क्रम में हम आगे के अधिनियमों के बारे में चर्चा करेंगे। साथ में हम एक इतिहास को भी लेके चलेंगे ताकि मोटी मोटी चीज़ें आपको इतिहास के क्रम में भी समझ में आती रहे कि उन इतिहास में जो भी घटित हो रही घटनाएं हैं उनका भारत में आ रहे अधिनियमों पर क्या प्रभाव पड़ रहा था, साथ में भारत के जो भी इतिहास है उस पर क्या प्रभाव पड़ रहा था। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट क्लास में 1833 के राजपत्र यानी कि 1833 के चार्टर अधिनियम पर चर्चा की थी। अभी अगर हम उन इतिहास को जो भी हमने अधिनियम पढ़े हैं उनके बारे में अगर हम ओवरव्यू देखें तो हमने देखा कि भारत में 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया उस वक्त वॉरेन हेस्टिंग थे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की स्थापना की जाती है। फिर आगे चल के हम देखते हैं कि यहाँ पे बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की जाती है। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 73 के समय में हो चुकी थी। आगे हम देखते हैं कि यहाँ पे किस प्रकार कंपनी पर अपना नियंत्रण स्थापित करती है क्राउन। यहाँ पे शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए का प्रावधान स्टार्ट करती है। व्यापारिक एकाधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी के धीरे धीरे समाप्त करती है, सिर्फ चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार को छोड़कर। आगे हम 1833 में देखते हैं कि वह चीन और चाय के साथ व्यापार को भी पूरी तरह समाप्त कर देती हैं। साथ में देखते हैं कि यहाँ पे एक विधि सदस्य लॉर्ड मैकाले का नियुक्ति की जाती है। ये हमने मोटी मोटी कुछ चीज़ें देखी थी 1773 से 1833 के क्रम में। अब हम बात करते हैं 1853 में आए हुए चार्टर अधिनियम के बारे में यानी कि 1853 का राजपत्र। 1853 के अगर हम राजपत्र के बारे में चर्चा करें, लेकिन उसके पहले हम देखते हैं कि इस वक्त भारत में गवर्नर जनरल कौन था। अगर हम बात करें इस वक्त भारत में गवर्नर जनरल तो वह थे लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल अगर देखें तो वह 1848 से लगभग 1854 तक भारत में गवर्नर जनरल के पद पर रहा। वह एक बहुत ही आक्रामक व्यक्ति था, लेकिन उसने भारत में कई विकास की योजनाओं को भी प्रारंभ किया। हालांकि उन विकास की योजनाओं का प्रारंभ करने का उद्देश्य उसका कुछ अलग था, यानी कि वह एक अघोषित उद्देश्य के साथ काम कर रहा था, लेकिन यहाँ पे उसका भारतीयों के लिए घोषित उद्देश्य कुछ अलग था। अगर हम लॉर्ड डलहौजी की बात करें तो लॉर्ड डलहौजी ने यहाँ पे जो विकास क्रम का काम किया उसमें से उसने यहाँ पे रेलवे का निर्माण किया, यहाँ पे उसने संचार की व्यवस्था को सुदृढ़ किया। यह व्यवस्था जो वह प्रारंभ कर रहा था, जो वो लेके आगे चल रहा था, यहाँ पर भारतीयों के लिए जो उसका कथन था यानी कि उसका जो घोषित उद्देश्य था वह यह था कि वह ये जो भी काम कर रहे हैं यह भारतीयों के विकास के लिए कर रहे हैं, भारत के विकास के लिए कर रहे हैं। भारत में रेलवे की व्यवस्था से यहाँ पे आवागमन अच्छा होगा, माल की एक जगह से दूसरे जगह तक स्थानांतरण तेज़ी से और अच्छे समय में होगा। साथ में संचार के माध्यम से यहाँ पे आसानी से सूचनाओं का आदान प्रदान होगा। लेकिन अघोषित उद्देश्य था कि यह वह दौर था जब देख रहे थे कि यहाँ पे अन्य शक्तियाँ भी ब्रिटेन के लिए एक चैलेंज के रूप में उभर कर आ रही थी, यानी कि यहाँ पे भारत की जो सीमा थी उसको सुरक्षित रखना, साथ में भारत में लंबे समय तक स्थिर रहना, यह लॉर्ड डलहौजी के लिए भी एक चैलेंजिंग काम था। इसके लिए उसने यहाँ पर रेलवे की साथ में संचार की व्यवस्था को सुदृढ़ किया ताकि भारत के अंदर भी अगर कोई विद्रोह उत्पन्न होता है या फिर भारत के अंदर कुछ अराजक तत्व सक्रिय होते हैं तो ऐसे में उन रेलवे उन संचार के माध्यमों से आसानी से ब्रिटेन से या फिर कह सकते हैं कि वह राज्य जो भारत ब्रिटेन के अंडर में थे वहाँ से सामान का आसानी से आवागमन हो सके। यह उसका अघोषित उद्देश्य था। अगर हम लॉर्ड डलहौजी की कुछ प्रमुख चीज़ों पर बात करें तो वह हड़प की नीति के साथ भारत में आगे बढ़ रहा था। यह हड़प की नीति एक ऐसी नीति थी जिसने भारत में पंजाब को, भारत में जो रणजीत सिंह थे उनको अपने अंडर में किया। वह राज्य जो एक समय सहायक संधि के दौरान जब भारत में ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ शामिल नहीं हुए थे, वह हड़प नीति ने वह काम किया जो सहायक संधि ने काम नहीं किया था। और यह वही संधि थी जिसके चलते भारत में सबसे बड़ी क्रांति 1857 की क्रांति का आधार बनता है। यानी कि यह संधि भारत में 1857 की क्रांति का एक आधार बनकर के उभर कर सामने आता है।
यह हमने देखी कि लॉर्ड डलहौजी की कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें। लेकिन अब हम देखते हैं 1853 में भारत में आए हुए अधिनियम के बारे में। 1853 का अधिनियम आता है, इसने सबसे प्रमुख काम क्या किया कि यहाँ पे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जहाँ हमने 1773 में पढ़ा था कि भारत में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की स्थापना होती है, उस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के जो 24 सदस्य होते हैं उनकी संख्या को कम करके 18 सदस्य कर देता है। यानी कि इस अधिनियम के तहत हम देखते हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के उन 24 सदस्यों की संख्या घटकर 18 कर दी गई और उन 18 में से 6 सदस्य ब्रिटेन की क्राउन द्वारा मनोनीत किए जाते थे। यहाँ पे आप ये चीज़ समझिए कि किस प्रकार जो ब्रिटेन की क्राउन है वो धीरे धीरे भारत में स्थापित जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उस पर प्रशासनिक और विधायिक जितनी भी प्रकार की शक्तियाँ हैं उनको समाप्त करके अपना नियंत्रण स्थापित करना चाह रही हैं। और उसी के क्रम में हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में 24 सदस्यों को घटा करके 18 सदस्यों को करना और उनमें से 6 सदस्य ब्रिटेन की क्राउन द्वारा मनोनीत करना, उस क्रम में ही हम देखते हैं। एक यहाँ पे महत्वपूर्ण काम होता है कि यहाँ पे जो बोर्ड गवर्नर जनरल की जो विधायी और प्रशासनिक शक्तियाँ हैं उनको अलग अलग कर दिया गया। यानी कि अब जो गवर्नर जनरल की परिषद हैं उसके जो प्रशासनिक कार्य होंगे और साथ में विधायी कार्य होंगे वह अलग अलग कर दिए गए। और देखते हैं कि यहाँ पे 6 पार्षदों का गठन किया गया, यानी कि जो विधायी और प्रशासनिक कार्य अलग किए गए, साथ में 6 पार्षदों की नियुक्ति की गई। अब ये जो 6 पार्षद थे इसको लेकर के यह कहा जा रहा था कि यह भारत में एक तरीके से विधान परिषद का गठन किया जा रहा है, यानी कि एक ऐसी विधान परिषद जो छोटी है परंतु वह इंग्लैंड के संसद के तरह ही काम करने के लिए आगे चल रही है। इन 6 जो पार्षद थे उनमें एक चीज़ देखी गई कि यहाँ पे भारत में जो केंद्रीय विधान परिषद थी उसमें अब स्थानीय जो प्रांत हैं उनके भी प्रतिनिधि आगे बढ़ के शामिल होने लगे, क्योंकि इन 6 पार्षदों में यह देखा जा रहा था कि 4 सदस्य बंगाल, मद्रास, बम्बई एवं आगरा के स्थानीय प्रांतों से थे। यानी कि यह 4 सदस्य भारत में स्थानीय प्रांतों से शामिल किए गए थे। अतः यह कहा जा रहा था कि यह जो केंद्रीय विधान परिषद है इनमें स्थानीय प्रांतों का भी सम्मिलन शामिल हो चुका है, यानी कि ये भी सम्मिलित होना प्रारंभ कर दिए गए। 1813 में जब हमने एक पॉइंट देखा था कि भारत में 1 लाख रुपए का शिक्षा का प्रावधान प्रारंभ किया गया था, तो यहाँ पे अघोषित उद्देश्य था कि भारत में जो कर्मचारी हैं वो या फिर कह सकते हैं कि जो भी विभाग बने हुए हैं उनमें जो भी कर्मचारी रखे जाएंगे वह भारतीयों से ही लिए जाएंगे, ताकि जो धन है उसका ज़्यादा से ज़्यादा संकुचन हो सके। क्योंकि अगर वो विदेशों से यानी कि ब्रिटेन से अगर वो उन सदस्यों को हायर करते हैं तो ऐसे में देखा जाएगा कि उनको ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। उसी के क्रम में हम देखते हैं कि 1853 में भारत में खुली प्रतियोगिता का प्रारंभ किया जाता है, या फिर कह सकते हैं सिविल सेवा प्रतियोगिता खुली प्रतियोगिता बन चुकी थी। यानी कि अब भारत में जो भी विभाग थे उनमें जो भी कर्मचारी रखे जाएंगे वह भारत में कंपटीशन के एग्ज़ाम करवाए जाएंगे, यानी कि प्रतियोगिता के एग्ज़ाम करवाए जाएंगे और उनसे ही भर्ती की जाएगी। यहाँ पे अगर हम अघोषित उद्देश्य देखें तो यहाँ पे भी अघोषित उद्देश्य दिखता है अंग्रेजों का कि यहाँ पे भारत के लोगों को ही इन विभागों में शामिल करके उनको कम धन दे करके उनको आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन घोषित उद्देश्य था कि यहाँ पे हम लोगों को शिक्षित कर रहे हैं, लोगों की विकास कर रहे हैं। तो यह अंग्रेजों की एक रणनीति के रूप में उभर कर सामने आई। हमने अभी देखा 1853 की कुछ प्रमुख चीज़ें, साथ में देखा कि लॉर्ड डलहौजी ने भारत में किस तरह हड़प की नीति के तहत यहाँ पे राज्यों को अपने अधीन शामिल करना प्रारंभ रखा था, और यह आधार बनता है 1857 की क्रांति का। हमने बताया कि भारत में धीरे धीरे जो ब्रिटेन की क्राउन थी वह कंपनी पर अपना नियंत्रण स्थापित कर रही थी। वह धीरे धीरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, फिर बोर्ड ऑफ क्राउन, यहाँ पे धीरे धीरे प्रशासनिक कार्यों को बांटना, इन सारे प्रकारों से धीरे धीरे यहाँ पे अपना नियंत्रण बढ़ा रही थी। तभी भारत में एक बहुत बड़ी घटना 1857 की क्रांति देखी जाती है, जिसका आधार माना जाता है कि यहाँ पर जो ब्रिटेन की जहाँ पर आधार जो माना जाता है कि जो 1857 की क्रांति का है, या लॉर्ड डलहौजी द्वारा अपनाई गई हड़प की नीति को ही देखा जाता है। यहाँ पे कई राज्य जैसे मेरठ, झांसी या फिर कह दे कानपुर, ये सारे राज्य उस 1857 की क्रांति के आधार थे जहाँ से ये क्रांति का प्रारंभ होता है। लेकिन फिर भी इस क्रांति को एक अखिल भारतीय क्रांति नहीं कहा गया, क्योंकि यहाँ पे सभी वर्ग के लोग शामिल नहीं हुए, जैसा कि हम आगे असहयोग आंदोलन के समय देखेंगे। इसके चलते यहाँ पे देखा गया कि इस क्रांति के विफल होने के भी कुछ कारण थे, जैसे कि यहाँ सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, ये कारण थे जो उभर के आते हैं 1857 क्रांति को लेकर के आगे चलने के लिए। लेकिन विफलता के कारण देखते हैं कि यहाँ पे
एकता का अभाव देखने को मिलता है, एक नेतृत्व का अभाव देखने को मिलता है, साथ में आधुनिक हथियारों का अभाव देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें थीं जो 1857 की क्रांति की सफलता या विफलता के हम लेके चलते हैं। बहरहाल हमें 1857 की क्रांति को ना देख करके हमें देखना है कि 1858 के अधिनियम आता है उसमें क्या चीज़ें होती हैं। 1857 की क्रांति होती है, यह सिद्ध होता है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी या भारत के प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में सक्षम नहीं है। ऐसे में ईस्ट इंडिया कंपनी या फिर कहे कि ब्रिटेन की क्राउन को एक मौका मिलता है कि वह भारत में स्थापित ईस्ट इंडिया कंपनी से वह सारे नियंत्रण अपने ओर ले लेती हैं, अपने पास ले लेती हैं। और यहीं से देखा जाता है कि 1858 के क्रम में जितने भी अधिनियम आते हैं वह ब्रिटेन की क्राउन के अधीन आते हैं। यानी कि अभी तक हमने देखा कि जितने भी अधिनियम आ रहे थे वह कंपनी के अधीन आ रहे थे, लेकिन अब जो भी अधिनियम आ रहे हैं वह ब्रिटेन के क्राउन के अधीन आना प्रारंभ होते हैं। 1858 का अधिनियम हो या फिर 1861 का हो या फिर 1892 का हो या 1909, 1919 या 1935, ये सारे अधिनियम ब्रिटेन की क्राउन के अधीन आते हैं। 1858 के अधिनियम को हम भारत शासन अधिनियम के नाम से जानते हैं। अगर हम इस अधिनियम की कुछ प्रमुख चीज़ों पर अपना प्रकाश डालें, इनको देखें कि क्या क्या इसमें चीज़ें शामिल की गई थी, तो सबसे प्रमुख काम था कि भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका सारा नियंत्रण अब ब्रिटेन की क्राउन अपने पास स्थापित कर लेती है, स्थानांतरित कर लेती है। और जो भारत में गवर्नर जनरल का पद था उस गवर्नर जनरल के पद को हटा करके अब यहाँ पे वायसराय का पद बना दिया जाता है। यानी कि अब गवर्नर जनरल के पद को हटा करके वायसराय के पद को एक गठित कर दिया जाता है। अब यह प्रथम वायसराय कौन थे? तो यह लॉर्ड कर्जन थे, लॉर्ड कैनिंग थी। यह लॉर्ड कैनिंग जिसको कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि भारत के प्रथम वायसराय कौन थे, तो यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट या फिर कह सकते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है जिससे एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बने। अब यहाँ पे अगर हम दूसरी चीज़ प्रमुख चीज़ देखें कि यहाँ पे द्वैध शासन की समाप्ति होती है, यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ क्राउन, इन दोनों जो गठित किए गए थे 1773 और 1784 के अधिनियम में, उनको समाप्त कर दिया जाता है और यहाँ पे एक सचिव के पद का सृजन किया जाता है। अब ये सचिव कौन है? यह सचिव ब्रिटेन की संसद थी या फिर कहे ब्रिटेन की जो कैबिनेट थी उसका एक सदस्य होता था, जो कि अब भारत में एक सचिव के पद के रूप में सृजित किया गया और जो भारत में जो भी भारत का प्रशासनिक कार्य होगा उस पर नियंत्रण स्थापित करेगा। यानी कि भारत में जो भी नियम कानून बनेंगे उन सब का आधार जो होगा या फिर कहे कि उसकी जो परमिशन देगा वह एक भारत सचिव के माध्यम से ही बनाए जाएंगे और जो वायसराय भी होगा वह भारत के सचिव के अधीन ही काम करेगा। अब ये जो भारत का सचिव था इसके कह सकते हैं सहायकी के रूप में टोटल 15 सदस्यों का एक परिषद गठित की गई। इन 15 सदस्यों में 8 सदस्य ब्रिटेन की कह सकते हैं कि जो क्राउन थे उनके अधीन थे, यानी कि उनके द्वारा मनोनीत किए गए थे, और 7 सदस्यों को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यानी कि निदेशक मंडल द्वारा गठित किए गए थे। अब इसको समझिए कि यानी कि बहुमत अभी भी ब्रिटेन की क्राउन के पास है। इस प्रकार पूरी तरीके से भारत पर नियंत्रण जो भी रख रहा था वह ब्रिटेन की क्राउन रख रही थी। यह जो सचिव था, इन सचिव के एक चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण है कि यहाँ पे भी वही काम किया जा रहा था जो अभी हमने देखा था 1813 के अधिनियम के समय में, कि जब हम देखते हैं कि जो सचिव के पद था इसका जो भी वेतन हो रहा था, इनके सदस्यों का वेतन हो रहा था, वह भारत के कोष से ही दिया जा रहा था। यानी कि हमने वो चीज़ जो दादा भाई नौरोजी के धन निर्गमन सिद्धांत के तहत देखा था कि भारत के पैसे का भारत जो यहाँ पे वो भी सचिव थे, उनके पार्षद थे, उनको सदस्यों को जो भी पैसा दिया जा रहा था वह भारत के ही कोष से दिया जा रहा था। यानी कि भारत का पैसा भारत में ना लग करके विदेशों में लगातार जा रहा था। साथ में जो सचिव था यहाँ पे जितने भी काम होते थे, चाहे वो राजस्व से संबंधित मामले हों या फिर रेलवे से संबंधित मामले हों या फिर सेना से संबंधित मामले हों, इन सारी चीज़ों की जो रिपोर्ट होगा वह ब्रिटेन की हाउस ऑफ कॉमन तक प्रस्तुत करेगा। अब ये हाउस ऑफ कॉमन क्या है? हाउस ऑफ कॉमन ब्रिटेन की जो मंत्रिपरिषद होती थी उसको कहा जाता था। साथ में हाउस ऑफ लॉर्ड होता था जो क्राउन के अधीन रहता था। यह हमने कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें 1853 के अधिनियम साथ में 1858 के अधिनियम से जुड़ी हुई देखी। यह अधिनियम इन अधिनियमों से लगातार क्वेश्चन तो बन ही रहे हैं, साथ में देखा जा रहा है कि यह अधिनियम कहीं ना कहीं इतिहास से पूरी तरह जुड़े हुए हैं। अगर हम इतिहास को समझ रहे हैं कि लॉर्ड डलहौजी आता है, वह क्या काम करता है, जिसके 1853 के अधिनियम में क्या प्रभाव पड़ता है, साथ में 1857 की क्रांति में क्या प्रभाव पड़ता है, 1858 का जो अधिनियम आता है उससे भारत की इतिहास में क्या प्रभाव पड़ता है, क्योंकि अब यह
अधीन, क्राउन के अधीन आ रहे थे। अब ये अधिनियम क्राउन के अधीन आ रहे थे। तो यह सारी चीज़ें आने वाले जो भारत का संविधान है, भारत के संविधान में जो भी आधार हैं, उन सब चीज़ों का एक ओवरव्यू लेकर के, या फिर कह सकते हैं एक एक पॉइंट के रूप में आगे बढ़ता है। तो अभी हमने 1858 तक के अधिनियमों के बारे में देखा। अब इसके आगे हम देखेंगे 1861 से लेकर के धीरे धीरे पूरे 1947 तक के अधिनियम। इन अधिनियमों से संबंधित जो भी डाउट हो वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। उनको रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हो रहे होंगे उनको सॉल्व किया जाएगा, और आगे फिर नेक्स्ट क्लास में हम 1861 के अधिनियमों को देखेंगे। जय हिंद।